नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का व्यूअर्स। मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मेरे साथ अभी दो मेहमान हैं स्टूडियो में, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और समीर चौगांवकर साहब। आपके जाने पहचाने, बहुत स्वागत सर आपका। विजय त्रिवेदी जी और विनोद अग्निहोत्री जी बस पहुंचने वाले हैं प्रोग्राम में बात हम करेंगे कि कल जिस तरीके से विपक्ष ने एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया, सड़क पर निकलकर मार्च करने की कोशिश की चुनाव आयोग के दफ्तर तक, हालांकि उसमें सब लोगों को हिरासत में लिया गया, उसमें राहुल गांधी भी थे। उसके बाद आज भी पार्लियामेंट में वैसा ही विरोध प्रदर्शन का स्वरूप एक देखने को मिला है। और क्या नया हुआ है राहुल गांधी के इस वोट चोरी के आरोप में? इलेक्शन कमीशन ने अब राहुल गांधी पर कैसे अपना दबाव बनाने की कोशिश की है कि वो हलफनामे पर अपने सारे सबूत दें, और राहुल गांधी उसका जवाब क्या कह रहे हैं। कुछ वीडियोस भी सार्वजनिक किए हैं चुनाव आयोग ने, जिससे ये पता चलता है कि जिस एसआईआर का विरोध बिहार में इतना हो रहा है, उस वोटर लिस्ट का जो ड्राफ्ट था, पहला ड्राफ्ट, वो सारे चुनावी दलों को मिल चुका था 1 तारीख को। इसकी तस्दीक वीडियो पर कांग्रेस पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो ये कह रहे हैं और बता रहे हैं कि वो जो 65 लाख नाम डिलीट हुए हैं इस ड्राफ्ट से, वो उनके जिले में जितने हैं उसकी पूरी सूची उनको दे दी गई है, बूथ वाइज दे दी गई है। उसके बाद इतना हंगामा, उसकी वजह, इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले इस वक्त की जो एक बड़ी खबर आ रही है वो बताता हूं। कैश कांड की वजह से सुर्खियों में आने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। लोकसभा के स्पीकर ने कमेटी का गठन भी कर दिया है। इस कमेटी में 3 सदस्य होंगे, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट के जज होंगे और एक कानूनविद। अब इनके नाम भी सामने आ गए हैं। जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच करने वाली इस 3 सदस्यीय कमेटी में कानूनविद हैं बीवी आचार्य, इनके अलावा जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव के नाम इसके अंदर शामिल हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसकी सार्वजनिक जानकारी खुद दी है, और उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी लागू रहेगी, और महाभियोग आगे बढ़े उससे पहले ये 3 सदस्यीय जो कमेटी है ये अपनी जांच करेगी जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों की। कि प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के अपने संकल्प के बारे में एक स्पष्ट संदेश भेजना चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए ये प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। कृपया इस प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई की जाए। मैंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से निम्नलिखित 3 सदस्यों वाली एक समिति गठित की है। समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक ये प्रस्ताव लंबित रहेगा। तो अब ये समिति जांच करेगी और उसके बाद फिर महाभियोग की आगे की कार्रवाई बढ़ेगी। मैं एक कमेंट समीर जी से लेना चाहता हूं। अब ये अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचने से कितनी दूर है ये प्रक्रिया? बस अब मुझे लगता है कमेटी लोकसभा स्पीकर ने बना दी है, कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। और मुझे लगता है अब सिर्फ औपचारिकता बाकी है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट गए थे, उनके खिलाफ जो महाभियोग चल रहा है और जो उनके खिलाफ जो कमेटी ने रिकमेंड किया था, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। इसके अलावा जब जो 3 जजों की कमेटी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस जो थे खन्ना साहब, उन्होंने जब बनाई थी तो उन्होंने उस कमेटी ने भी ये माना था कि यशवंत वर्मा का जो कैश मिला है गोडाउन के अंदर, जो मिला है स्टोर रूम के अंदर, वो प्रथम दृष्टि में उन्हीं का लगता है। और उसके बाद यह तय था कि जिस तरीके से रिपोर्ट खन्ना साहब को सौंपी थी और खन्ना साहब ने कहा था कि आप इस्तीफा दे दीजिए, आपके खिलाफ तीनों जजों ने जो रिपोर्ट दी है वो आपके खिलाफ है। उसके बाद भी यशवंत वर्मा ने इस्तीफा नहीं दिया था। एक बात समझ में नहीं आ रही मुझे समीर जी, वो ये व्यूअर्स के मन में भी होगी, जब सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल कमेटी जांच कर चुकी है और उसमें भी 3 जज थे, उनकी रिकमेंडेशन के बाद ही तो ये संसद तक मामला पहुंचा। अब संसद ने भी 3 सदस्यों की कमेटी बनाई, अब वो भी जांच, एक ही आरोप की 2 बार जांच होगी? नहीं, ये दोनों अलग अलग प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी कमेटी बनाई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने 3 लोगों को, मतलब 3 लोगों को अपॉइंट कर दिया था। 3 हाई कोर्ट के जज से उनको नियुक्त कर दिया था कि आपको जांच करना है। अब जब अगर महाभियोग अगर चलेगा लोकसभा के अंदर,
तो लोकसभा स्पीकर को अधिकार होता है कमेटी बनाने का, जिसमें 3 कानून के जानकार होते हैं, जिसमें एक हाईकोर्ट के जज को भी रखना अनिवार्य होता है। तो लोकसभा स्पीकर ने अब अपनी कमेटी बनाई है। अगर लोकसभा स्पीकर चाहते कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसी कमेटी के रिपोर्ट को भी वो अगर रिकमेंड करना चाहते तो ले सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर से एक नई कमेटी बनाई है। और मुझे लगता है ये पहले उस कमेटी ने प्रथम दृष्टया इनको दोषी बिल्कुल, करार बिल्कुल पाया, दोषी करार दिया है। तभी महाभियोग रिकमेंड हुआ है। recommend हुआ अब ये कमेटी फिर ये तय करेगी कि ये दोषी हैं या नहीं है, उसके बाद फिर संसद में वोटिंग होगी। विनोद जी, संसद में इसके बाद बहस होगी, बहस, इनको मौका भी मिलेगा अपनी बात हाँ, कहने इनको का। अपनी बात की, इनका वकील भी आएगा कोई, अच्छा। जिसको ये करेंगे। आप याद करिए कि कपिल सिब्बल वकील थे रामास्वामी के, जब रामास्वामी के खिलाफ नरसिम्हा राव के टाइम में महाभियोग आया था तो उनके वकील कपिल सिब्बल थे। तो इस मामले में क्या है, पक्ष विपक्ष एक मत है, क्योंकि जो महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा में स्वीकार किया गया उसमें सबके दस्तखत हैं। 145-55 सांसदों के, उसमें नेता विपक्ष राहुल गांधी के भी दस्तखत हैं, सबके दस्तखत हैं। तो इसमें कोई अब शक नहीं है कि ये महाभियोग पारित हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों ही पक्ष अगर सहमत हैं तो फिर उसमें पारित होने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बहस चलेगी। अब कौन इनके पक्ष में बोलता है, मुझे नहीं लगता कोई जस्टिस यशवंत वर्मा यशवंत वर्मा के पक्ष में बोलेगा। उनके वकील क्या तर्क देते हैं वो एक अलग बात है। लेकिन जो कमेटी बनाई है स्पीकर ने, जैसा समीर कह रहे हैं कि वो कमेटी बाहर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी थी, ये हाउस की कमेटी है, और हाउस की कमेटी अपने तरीके से उस कमेटी की जो फाइंडिंग्स है उनका भी संज्ञान लेगी और अपने तरीके से जांच करके जो रिपोर्ट देगी, और उस रिपोर्ट के बाद महाभियोग पर चर्चा होगी। चलिए, तो ये प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। अब अगली खबर की बात करते हैं, जो इन दिनों देश की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। वोटर लिस्ट रिवीजन से मामला शुरू हुआ था जो बिहार में हो रहा है, और उसको लेकर राहुल गांधी पहुंच गए वोट चोरी तक। उसके उन्होंने अपनी तरफ से कुछ तथ्य भी देने की कोशिश की है। अब इसको लेकर सड़क से लेकर सदन तक, पार्लियामेंट तक घमासान है। आज का दिन भी बड़ी गहमा गहमी वाला है, और आपको मैं अपडेट ये दे दूं कि बिहार में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई होनी है और जारी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय बेंच एसआईआर की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार करते हुए चुनाव आयोग को प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा था, और यह भी कहा था कि अगर बड़ी संख्या में नाम हटाए जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देगा। और आप याद कीजिए कि 1 तारीख को जो ड्राफ्ट सूची जारी की इलेक्शन कमीशन में, उसमें 65 लाख से ज्यादा नाम काटे गए। इस पर विवाद भी हुआ। इसमें एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर, एक संस्था है जिसने कोर्ट में फ्रेश याचिका डाली और कहा कि ये 65 लाख मतदाता बिना कारण प्रभावित हो रहे हैं, जिसके जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर का काम कानूनी तौर पर हो रहा है। एडीआर ने यह भी कहा था कि हमें इन 65 लाख लोगों की सूची दी जाए, इनके ये कौन हैं और इनके नाम क्यों काटे गए। इसका बड़ा सख्त जवाब चुनाव आयोग ने दिया था सुप्रीम कोर्ट में, और कहा था कि ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके तहत हम ये बाध्य हों बताने के लिए, या एक अलग सूची इन 65 लाख लोगों की जारी करें और बताएं कि इनका नाम क्यों काटा गया है। और एडीआर पर तो उन्होंने ये कहा था कि ये मैले मन से ये याचिका लेकर के आए हैं, इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका दावा था कि 65 लाख लोग कौन है, इसका सारा डेटा जो है बिहार की चुनावी राजनीतिक पार्टियों को ऑलरेडी दिया जा चुका है। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास ये लिस्ट पहले से है, और एडीआर अगर इसमें बीच में दखल देने की मांग कर रही है तो ये ठीक नहीं है। ये तो एक पक्ष हुआ। अब देखिए कि आज सुप्रीम कोर्ट में आगे क्या होता है। वैसे आज जो याचिकाकर्ता थे उनकी तरफ से बहस जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी, फिर चुनाव आयोग का पक्ष सुप्रीम कोर्ट जो है वो कल सुनेगा। तो एक तरफ ये हो रहा है सब कुछ अदालत के अंदर, और अदालत के बाहर आप देख ही रहे हैं, कल तो बैरिकेड भी फांदे गए हैं। दोनों अलग अलग मुद्दे ना। यहाँ पर एक अपना जो पॉलिटिकल टारगेट है वो अचीव किया जा रहा है, वहाँ पर जो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से लड़ी जा सकती है उसको हासिल कर रहे हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ से एक माहौल बनता है, एक मूड बनता है पॉलिटिकल जो टारगेट हो उस पर कि भाई इस सरकार के खिलाफ, इस पार्टी के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी ये माहौल बनाया जा सके कि यहाँ पर काम ठीक ठाक नहीं चल रहा। सुप्रीम कोर्ट में लीगल तरीके से वो लड़ाई लड़ी जा रही है, वो पहले से ही चल रही थी कि भाई किस तरह से ये एसआईआर पर हुआ है। जो एडीआर को लेकर भी इलेक्शन कमीशन ने कहा है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना है कि वो क्या अपने पिटिशनर को वो लिस्ट देने में उसको कोई आपत्ति है या नहीं है। यदि पॉलिटिकल पार्टीज को दी गई है और एडीआर को नहीं दी जा रही तो वो तो सुप्रीम कोर्ट को देखना कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन एसआईआर को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन को नहीं रोकना है, तो वो भी एक बड़ा काम हुआ इलेक्शन कमीशन के हिसाब से। प्रक्रिया तो पूरी, और उन्होंने खत्म भी कर लिया, अब तो मोटे तौर पर खत्म कर लिया। अब उसमें जो एक लाइन का जो पेज था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि ज़्यादा नाम कटे तो वो दखल देंगे। दखल का मतलब ये नहीं है कि रोकना है,
दखल का मतलब ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उसको देखे और जो इलेक्शन कमीशन है वो उसे सेटिस्फाई करे कि भाई ये नाम ठीक तरीके से कटे गए हैं। तो अब ये 2-3 दिन जब भी इस पर सुनवाई हो जाएगी जी, तो बात आगे बढ़ेगी। लेकिन कल की बात से, आज की बात से हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि ये तय हुआ कि बिहार के एसआईआर पर तो जो हो वो हो, देश भर में एसआईआर हो। देश भर में एसआईआर हो, ये इसकी भूमिका किसने बनाई? हाँ, सब राहुल गांधी सभी लोगों ने मिलकर बना दी। ठीक है। अच्छा, चलिए फिर हम सीधे आज जो पार्लियामेंट में हो रहा है और राहुल गांधी ने जो माहौल देश में बनाने की कोशिश की है उसकी बात करते हैं। ये एसआईआर पर सुनवाई एक तरफ है, दूसरी तरफ संसद में आज भी इस मुद्दे पर खूब हंगामा हुआ। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, आवर वोट आवर राइट आवर फाइट, ये बैनर लेकर के सारे विपक्ष के नेता वहां मौजूद हैं, प्रियंका गांधी समेत। और इन सारी पार्टियों ने फिर एसआईआर पर तो चर्चा की मांग की ही की, साथ साथ जो राहुल गांधी ने कहा है देश में वोट की चोरी हो रही है, उस मुद्दे पर भी सरकार को एक तरीके से घेरने की कोशिश की है। और सदन की कार्रवाई आज शुरू होने से पहले ही पार्लियामेंट के गेट पर बैनर पोस्टर लेकर सारे सांसद प्रोटेस्ट कर रहे थे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्रवाई फिलहाल स्थगित कर दी गई है। अच्छा, इस पर मैं आपको 2 रिएक्शन दिखा रहा हूं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के। राहुल गांधी ने कहा कि अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट्स। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है। और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो 1 मैन 1 वोट इन्फोर्स करें, और उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की है। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं। जो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम, पते, रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है, बहन प्रियंका कह रही हैं कि राहुल गांधी सारे सबूत दे चुके हैं। अब इसमें हम आप एक बड़ी पिक्चर अगर देखिए तो राहुल गांधी जो प्रयास कर रहे हैं और जिसमें विपक्ष के नेता उनके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वो एक बड़ा गंभीर रूप ले सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ले चुका है। क्या राहुल गांधी देश में ये माहौल बनाने में कामयाब हो रहे हैं कि आपका चुनावी तंत्र कॉम्प्रोमाइज्ड है, आपकी इलेक्टोरल प्रोसेस उसमें अंदर से उसको अंदर से ट्वीक किया जा सकता है किसी के पक्ष में, और वो किया जा रहा है? और क्या इसका सक्षम जवाब इलेक्शन कमीशन या सरकार दे पा रही है? देखिए, पहली बात तो ये कि सरकार को तो वो जवाब देना नहीं है और उसे देना भी नहीं चाहिए। ये सरकार की न तो जिम्मेदारी है, न उसके अधिकार क्षेत्र में आता है कि चुनाव में होने वाली किसी गड़बड़ी पर वो जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी को जवाब इसलिए देना है क्योंकि राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के साथ भाजपा मिल गई है और ये सब गड़बड़ करती है। तो अब लेकिन बड़ा रोचक है, अभी मैं देख रहा हूँ कि कल फिर वो फोटो आया कि राहुल जी अवधेश प्रसाद के साथ खड़े हैं और कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता ने डाला है कि भाई देखिए अयोध्या हार गए, हम भूल गए थे। तो पता नहीं वो राहुल गांधी जी के समर्थन में ये सब कर रहे हैं या राहुल गांधी जी के पूरे अभियान को ध्वस्त करना चाह रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि चूंकि लगातार यात्राएं मैं भी करता हूं तो लोगों से मिलता रहता हूं, आप सामान्य लोगों से बातचीत करिए तो बहुतायत लोग ये कहते मिल जाएंगे कि बिल्कुल सूची में गड़बड़ हो सकती है, नाम कई जगह हो सकता है, लिंग बदला हुआ मिल सकता है, माता की जगह पिता का नाम, पिता की जगह पति का नाम, ये सब हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं कि ये सब करके चुनाव जीता जा सकता है तो कहेंगे फिर ये जो चुनाव हारे गए या चुनाव जो जीते गए इसमें पार्टियां कैसे बदल जाती हैं। तो राहुल गांधी की बात पर लोगों को भरोसा नहीं है। एक चीज पर जनता को भरोसा हो रहा है कि राहुल गांधी अब उस मोड में आ गए हैं जिसमें उनकी हताशा इतनी उनके सर चढ़ कर बोल रही है कि उनको लगता है कि सिर्फ अब अराजकता की जा सकती है। उदाहरण के लिए कल का जो मसला था, मैं प्रतीक्षा कर रहा था, कल कहानी कुर्सी की हमने बात की थी, हमको लगा कि शायद मैं जल्दबाजी तो नहीं कर गया, तो 30 लोगों को जाना था, 300 लोग लेकर पहुंचे, तो मुझे लगा कि धरना प्रदर्शन हो गया, खूब हल्ला हंगामा भी कर लिया। अब उसके बाद वो लोग जाएंगे और जवाब लेकर आएंगे।
लेकिन वो जवाब लेकर नहीं आए। अब तो सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हो रही है और मुझे तो लगता है यही प्रोसेस है ना। आप धरना प्रदर्शन तक करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब सोशल मीडिया पर कांग्रेस का समर्थक वर्ग चुनाव आयोग को आग लगाने की बात करने लगे, राजीव कुमार को खींचकर पीटने की बात करने लगे या कुछ और कहने लगे, तो फिर खतरा दिखता है। तब लगता है कहीं ये बांग्लादेश मॉडल है क्या, कहीं कोई अमेरिकी डीप स्टेट काम कर रहा है, जाने अनजाने उसका हिस्सा हमारे विपक्ष के नेता बनने लगे हैं क्या, ये खतरा दिखने लगता है। और देखिए डिजाइन लगभग वही है, देश की चुनी हुई सरकार में भरोसा समाप्त करना, चुनाव आयोग के ऊपर भरोसा। और कमाल की बात यह कि उसको पोस्ट करते हुए अगर वहां का चुनाव आयुक्त है उसके साथ कोई बदसलूकी हो रही है तो सोशल मीडिया पर उसको भी उसी अंदाज में, उसी तंज के साथ, उसी हास्य के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये जो चेन ऑफ इवेंट्स है वो खतरनाक दिख रहा है। बाकी इसमें मुझे दो बातें आपने कही। एक बात तो आपकी मुझे लगा, आप जो कहना चाह रहे हैं कि इनको जवाब चाहिए नहीं, कतई नहीं, आयोग से जवाब वो चाहते हैं, जवाब पता है। अच्छा ठीक है, इनको जवाब पता है कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुआ। कल 30 लोग चले जाते चुनाव आयोग के कहने कल नहीं जाते तो उसके बाद चले जाते, आप धरना प्रदर्शन करके हेडलाइन बना लेते, मिल के आते आप लेके आते और तब बताते। बांग्लादेश मॉडल का जिक्र किया, ये थोड़ा आपको जानना चाहिए, बांग्लादेश मॉडल है क्या। इससे पहले भी देश के अंदर ऐसी बातें होती रही हैं। आपको याद होगा पिछले साल जो लोकसभा चुनाव हुआ उस बीच में भी विपक्ष के कई नेताओं ने ये बात कही थी कि जिस तरीके से देश चल रहा है ऐसा ना हो कि बांग्लादेश की तरह एक जन आंदोलन का रूप ले ले और जनता का गुस्सा सड़कों पर निकल आए। बांग्लादेश में तो यही हुआ ना, हजारों लोग सड़कों पर ढाका में निकल आए और भागना पड़ा वहां से मजबूरी में शेख हसीना को, जो कि प्राइम मिनिस्टर थी। इससे पहले अगर आप थोड़ा और पीछे जाइए, बांग्लादेश के अंदर चुनाव का अपना एक सिस्टम है, वहाँ हमारे जैसा एक इलेक्शन कमीशन भी है। वहाँ पर प्रक्रिया ये कहती है कि जब उनका इलेक्शन होता है पार्लियामेंट का, तो जो चुनी हुई सरकार होती है वो हट जाती है और एक केयरटेकर गवर्नमेंट आ जाती है। ये चलता आ रहा था, फिर बाद में इस सिस्टम को भी बंद कर दिया गया, फिर जो सरकार होती है वही चुनाव करवाती है। लेकिन जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारा चुनाव कॉम्प्रोमाइज्ड है या हमारे चुनाव में धांधली होती है और धांधली की वजह से नरेंद्र मोदी सत्ता में हैं, इसको लेकर के आप तेजस्वी यादव को याद कीजिए, उन्होंने चुनाव के बॉयकॉट तक की बात कही थी। बांग्लादेश में पिछले 20-25 साल से ये बॉयकॉट का खेल चल रहा है और इसी वजह से उनकी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसने कई बार इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। खालिदा जिया ने 2 बार पार्लियामेंट के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, एक बार ये शेख हसीना है, इन्होंने भी हिस्सा नहीं लिया था। तो आप एक तरफा वहां दूसरी पार्टी चुनाव जीत गई थी। लेकिन जब ये होता है तो लोगों का भरोसा अपने चुनाव तंत्र से और लोकतंत्र से हट जाता है, उसके मन में शक पैदा होता है। तो क्या वही शक राहुल गांधी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा सवाल है। और क्या इसका जवाब इलेक्शन कमीशन दे रहा है? मैं फिर वही प्रश्न पूछ रहा हूं विनोद जी। बहुत से लोग कहते हैं राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चुनाव आयोग भी वैसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तर दे दे। जो तथ्य राहुल गांधी ने दिए वो अब पब्लिक में आ चुके हैं। चुनाव आयोग जो कर रहा है वो सरकारी तरीके से काम कर रहा है, चिट्ठी भेजना, एफिडेविट पर जी दीजिए अपने आरोप, हम उसकी जांच कराएंगे। बहुत से लोगों को लगता है भाई आप भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दो, होना चाहिए। चुनाव आयोग की तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो ज़्यादा सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। कोई आधिकारिक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कोई अधिकारी सामने आकर के स्पष्ट रूप से अपनी चुनाव आयोग का पक्ष रखे, वैसा नहीं हो रहा। जो भी खबरें मीडिया में आ रही सूत्रों के हवाले से, सोर्सेस जैसे कि CBI वगैरह एजेंसियां करती हैं जब स्टोरी। तो मुझे लगता है, और चुनाव आयोग का इतिहास रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। कोई ऐसा नहीं कि चुनाव आयोग कोई ऐसी संस्था, कोई रॉ है या IB है कि वो जो बिल्कुल जो है पब्लिक के सामने नहीं आती। चुनाव आयोग लगातार, मतलब जो है जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है तो चुनाव आयोग का कोई ना कोई अधिकारी या कोई चुनाव आयुक्त, तब तो 3 हैं, 3 में से कोई एक या दोनों या तीनों आकर के, या कोई उनका प्रवक्ता सारी चीज़ें स्पष्ट करता है। तो बेहतर है चुनाव आयोग उस प्रक्रिया एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, जैसे पहले भी होता रहा है, आके एक ही बिंदुवार जितने पॉइंट राहुल गांधी ने उठाए हैं, 5 मुद्दे जो उन्होंने उठाए, उनका बिंदुवार जवाब दे दे और उसके बाद अपना पक्ष रख दे। फिर रही बात एफिडेविट वाली, तो एफिडेविट को लेकर भी विवाद हो गया है। अब OP रावत जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इसी सरकार के अपॉइंटी थे, उनका कहना है कि ये नियम लागू ही नहीं होता इस मामले में। उन्होंने बात कही। वो कुछ कानूनविद जैसे PDT आचार्य, उन्होंने भी कहा कि नियम लागू नहीं होता। कपिल सिब्बल कानूनविद के तौर पर कह रहे हैं, हालांकि उनको मान सकते हैं कि वो विपक्ष के हैं, तो लेकिन ये 2 लोग तो आई हैं। तो ये विवाद को करने की बजाय चुनाव आयोग सीधे से बिंदुवार उनके सारे आरोपों का जवाब दे दे और कहे कि जो गड़बड़ियाँ राहुल गांधी ने चिन्हित की हैं, बताई हैं, उनको हम देख रहे हैं और उनको हम पूरी तरह से ख़त्म करेंगे।
सारी चुनाव आयोग जो जवाब दे रहा है वो सोशल मीडिया पर दे रहा है, वो फैक्ट चेक कर रहा है बार बार सोशल राहुल मीडिया गांधी की पे बातों का कि ये दे रहा मिसलीडिंग है, ये या गलत है या उनका सूत्रों दावा। के हवाले से आ रहा जो भी आ रहा। नहीं सर, एक्स पर जो पोस्ट हो रहा है वो ऑफिशियल हैंडल से हो रहा है, इलेक्शन वो कमीशन तो ऑफिशियल हैंडल से हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप एक्स पर देते हैं, हम लोग मीडिया के लोग देख लेते हैं, उसको उठा लेते हैं, उसको लीड बना देते हैं, लेकिन अगर एक बार सारे मुद्दों को लेकर के ये चुनाव आयोग कहते हैं हम 10 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सारी चीज़ों को क्लियर करके, कोई जरूरी नहीं कि आज ही करे, 15 दिन बाद करेंगे, तो एक जनता में और भरोसा बनेगा कि भाई ये बात ठीक है। एफिडेविट डिमांड ना करे, एफिडेविट डिमांड करने की क्या जरूरत है भाई मुझे, क्योंकि इसको खुद पूर्व चुनाव मुख्य चुनाव आयोग इसे इसका खारिज कर रहे हैं कि नियम लागू नहीं होता। दूसरा जो है अगर पब्लिक डोमेन में राहुल गांधी ने कोई बात कही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पब्लिकली की है, तो उसको वो कैसे मुकर सकते हैं? अच्छा, राहुल गांधी तो ये भी कह रहे हैं कि तो उनकी जिम्मेदारी होगी और सारा राजनीतिक करियर उनका खराब होगा। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये डेटा तो इलेक्शन कमीशन का ही डेटा है, मैंने तो उन्हीं के डेटा से ये सारी तफसील निकाली है, तो इस पर मुझे एफिडेविट देने की क्या जरूरत है? मैं तो आपका डेटा है, मैं उसकी जानकारी दे आपको आप ही को दे रहा हूँ कि क्या है। राहुल गांधी जिस बात को कह रहे हैं कि मैं एफिडेविट क्यों दूं, राहुल गांधी शायद भूल गए जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए उसके बाद नाना पटोले जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय, अब तो हर्षवर्धन सपकाल है, उन्होंने विदर्भ में आरोप लगाया कि चुनाव मैनिपुलेट हुए और कई फर्जी वोटिंग हुई है। वहाँ के चुनाव जो प्रभारी थे चुनाव आयोग के, उन्होंने उनको बुलाया, उन्होंने कहा भाई आप इसको लिखित में दे दीजिए आपने जो आरोप लगाया है। तो नाना पटोले बोले कि भाई मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता आपकी भाषा में, मैंने तो आरोप लगाया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जो कह रहे हो मैं आपको ड्राफ्ट करके दे देता हूँ। चुनाव आयोग के अधिकारी ने जो नाना पटोले आरोप लगा रहे थे उन्होंने उनकी तरफ से ड्राफ्ट किया, उनको पढ़वाया, उन्होंने कहा ये बराबर है मैं जो कह रहा हूँ, उसमें उनसे साइन करवाए। चुनाव आयोग ने वो रखा अपने पास और उसका फिर विस्तृत जवाब नाना पटोले को दिया। हर्षवर्धन सपकाल, बाला साहेब थोरात, ये कांग्रेस के बड़े नेता है जो विपक्ष के नेता रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में चुनाव हारने पर चुनाव आयोग पे आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने अपने अधिकारी इनके पास भेजे, उनसे कहा आप लिखकर हमको दीजिए। बाला साहेब थोरात ने लिखने से मना कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है आपने जो आरोप लगाया उसका हम आपको लिखित में जवाब पूरा बनाकर भेजते हैं। तीनों जगह जवाब दिया गया। महाराष्ट्र का बात फिर राहुल गांधी वही मुद्दा उठा रहे हैं, इसका जवाब उनको मिल चुका है। राहुल गांधी मीडिया में कहते हैं, उनकी बात कितने लोगों तक पहुंची होगी ये सोचिए। चुनाव आयोग जवाब दे रहा है सोशल मीडिया पर, उनकी बात कितने लोगों तक पहुंच रही होगी? अपनी बात क्लियर करने के लिए ही, ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए राहुल गांधी क्या चुनाव आयोग करे प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए राहुल गांधी तो पब्लिक लीडर है, राहुल गांधी नेता है, निश्चित रूप से राहुल गांधी कुछ बोलेंगे तो वो करोड़ों लोगों के पास बात जाएगी। उनके ट्विटर पे फॉलोअर ज्यादा है, उनके फॉलोअर्स ज्यादा है, उनके पार्टी का कार्यकर्ता ज्यादा है। चुनाव आयोग थोड़े राहुल गांधी के समान व्यवहार करेगा कि राहुल गांधी हर बात अगर लिख के नहीं देगा तो कोई भी आरोप लगाएगा, हर बात चुनाव आयोग रोज सुबह पत्रकार वार्ता लेगा, राहुल गांधी का जवाब सवाल सच लोगों तक पहुंचाने का है या दोनों पक्ष लोगों तक पहुंचाने का है? चुनाव आयोग पहुंचा रहा है ना, इस लिहाज से तो फिर राहुल गांधी को एज पहुंचेगा सर। ऐसा है चुनाव आयोग पहुंचा रहा है ना, चुनाव आयोग ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो चुनाव आयोग अपनी बात रख रहा है। सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया अलग है सर। अब हुआ क्या, इलेक्शन कमीशन फैक्ट चेक करता है और इलेक्शन कमीशन चिट्ठी भेज रहा है राहुल गांधी को, या तो एफिडेविट पर अपनी बात कहिए नहीं तो माफी मांगिए। इसमें एक बारीक अंतर आया है 2 दिन में। हरियाणा और महाराष्ट्र के जो सीईओ हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने उनको 10 दिन की डेडलाइन भी दी है कि 10 दिन के अंदर अंदर आप हमको दीजिए। तो क्या है मतलब, कोशिश क्या है चुनाव आयोग की? अगर 10 दिन में ये एफिडेविट साइन नहीं करेंगे तो दुनिया अपने आप मान लेगी राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे, और मान लेगी दुनिया। अब ये तो दुनिया को देखना है। मैं एक क्लिप कर देता हूँ जो विनोद अग्निहोत्री जी कह रहे थे, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं ओपी रावत साहब, और वो मोदी सरकार में रहे हैं, कांग्रेस सरकार के नहीं, ताकि आप ये कहें कि उन्होंने कहा कि नो नीड फॉर राहुल गांधी टू सबमिट द एफिडेविट एज आस्क फॉर, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द वोटर्स टू अप्लाई हुज नेम्स डू नॉट अपीयर ऑन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, मोदी सरकार में रहे हैं, उनका कहना है। मतलब मैं तो उनसे ज़्यादा नहीं जानता, वो इलेक्शन प्रोसेस को जानते हैं। पहली बात ये, इलेक्शन कमीशन को मुझे नहीं समझ आया, जब आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं तो वही बात तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह सकते हैं, फिर क्या दिक्कत है? या तो ये होता है कि वो जवाब ही नहीं दे रहे तो जवाब दे रहे। बार बार ये बात कीजिए सरकार को जवाब दे। यहाँ तो हर दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है इलेक्शन कमीशन के मसले पर सरकार राहुल गांधी को जवाब दे रहे हैं। अब आप कह सकते हैं वो बीजेपी वाले दे रहे हैं। एक चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ, जो आपने बांग्लादेश का रेफरेंस दिया, बांग्लादेश का रेफरेंस बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी तो देख सकते हैं। एक पक्ष ये कि वहाँ पर बॉयकॉट हुआ और पूरा जो इलेक्शन पर भरोसा कम हुआ। यदि बांग्लादेश की तरह से यदि यहाँ पर भी ये कहना कि डीप स्टेट है कि नहीं है वो तो अलग जांच की मतलब है,
लेकिन यदि यहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन पे या इलेक्टोरल प्रोसेस पर भरोसा कम होगा तो बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं ना। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मैंने इसीलिए कहा इसकी जिम्मेदारी कम से कम इलेक्शन कमीशन की तो है ही, बिल्कुल। और सरकार की भी है। बिल्कुल ठीक। आप ये कहें कि नहीं सरकार की नहीं है, ये बहुत बातें हो गई साफ साफ कि भाई इलेक्शन कमीशन अगर राहुल गांधी सरकार की गलत जिम्मेदारी बयानी कर रहे हैं तो हाँ, उसका तो हम ये खुलासा कह ही नहीं पूरी रहे कि तरीके से हाँ, होना चाहिए। हम ये कह ही नहीं रहे कि राहुल गांधी सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उसका खुलासा चुनाव आयोग को साफ साफ करना चाहिए और सरकार को भी करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार पर भी सवाल खड़ा। अब ये सरकार का मुद्दा है, क्योंकि आप कह रहे हो कि वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने, ये सरकार बनी है, जैसे देवेंद्र फडणवीस के लिए भी 3-4 चीजें सर, ब्रेक का समय हो गया, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया, ऐसा आपने कहा बीजेपी उसका जवाब दे रही है, तो कुछ डेटा से भी जवाब दिया जा रहा है राहुल गांधी को। वो डेटा क्या कहता है, राहुल गांधी की बात को कैसे प्रूव करता है, गलत प्रूव करता है, यह अब आपको दिखाएंगे। कल इंडिया ब्लॉक की एक और डिनर पार्टी हुई जो खड़गे साहब ने दिल्ली में दी थी एक 5 स्टार होटल में, उसकी बात आपको बताएंगे। चुनाव आयोग ने वीडियो डाल करके ये साबित करने की कोशिश की कि बिहार के सभी राजनीतिक दलों को, खासकर विपक्ष के नेताओं को सारा डेटा मिल चुका है, फिर विवाद क्यों? ये सारी बातें और कर्नाटक के मंत्री की कुर्सी क्यों गई इसी विवाद में, इसकी बात ब्रेक के बाद।